Hello guys, welcome to NK Excellence Academy and you are watching English with Arya Kumawat. Dear students, today we are going to talk on noun that is a very important topic in our English language. और देखिए नाउन हमारे अंग्रेजी भाषा का एक ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिससे संबंधित क्वेश्चन उन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं जिनमें अंग्रेजी भाषा को पूछा जाता है, अंग्रेजी भाषा से संबंधित क्वेश्चन पुट अप होते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये नाउन के क्लासिफिकेशन पर है, जिससे हम नाउन का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उस बेस पर बात करेंगे जिस बेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो आज अपन नाउन पढ़ने जा रहे हैं, तो मैंने लिखा नाउन। स्टूडेंट्स, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। और देखिए जब अपन इंग्लिश स्ट्रक्चर पर बात कर रहे थे, जो हमारा फर्स्ट सेशन था, उस फर्स्ट सेशन में बेसिक इंग्लिश पर बात करते हुए मैंने आपको ये बताया था कि नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो इसको डिफाइन करते समय मैं ये कह सकता हूं कि नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नाउन को हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। कहने का मतलब नाम बताने वाले शब्द नाउन होते हैं। जैसे कि छोटी क्लासेज में हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को आप बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको नाउन कहते हैं। मीन्स नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस एंड नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग। अब जब आज अपन नाउन पढ़ रहे हैं तो अपन इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए नाउन को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक हो गई हमारी कॉन्क्रीट नाउन, CONCRETE कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरी हो गई एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT। या कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का डिफरेंस अपन को समझना होगा। देखिए कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है विजिबल, यानी कि नाउन दैट इज विजिबल, जो विजिबल होती है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है वह नाउन जिसका अपना आकार हो, जो दिखाई दे, जिसको हम छू सके। ऐसी नाउन जिसका बाहरी जो स्वरूप है या बाहरी जो आकार है वो पॉसिबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यदि इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में देखिए बॉय, पेन, चेयर, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे। और बॉय जो होगा उसका अपना आकार होगा, विजिबल होगा, दिखाई देगा, हम इसको छू सकते हैं। इसी प्रकार से पेन का अपना आकार होता है, विजिबल होता है, बाहरी स्वरूप होता है। और इसी प्रकार से जो कुर्सी होती है इसका भी अपना बाहरी स्वरूप होता है, विजिबल होती है, दिखाई देती है, हम इसको छू सकते हैं। और ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो इसको कॉन्क्रीट नाउन में रखा जाता है, जिसको अपन मूर्त नाउन के नाम से भी जानते हैं, मूर्त संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मूर्त संज्ञा का मतलब ही वो होता है जिसका अपना आकार हो। और दूसरी हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो विजिबल नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उसका अपना कोई बाहरी आकार पॉसिबल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होती है उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, तो इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए ब्यूटी, एग्जाम्पल में हमने देखा ब्यूटी। जैसे देखिए ऑनेस्टी, जैसे देखिए पेन, और आगे में लिखूं तो आप लिख सकते हो स्वीटनेस। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो अमूर्त होती है, इसका कोई आकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, विजिबल नहीं होती, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा पेन, दर्द को महसूस किया जाता है, कोई आप इसको माप नहीं सकते, इसको तोल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो कई बार आपने कहते हुए सुना होगा, या मैं कहता हूं कि अरिजीत सिंह के गानों में बड़ा दर्द है।
अब उस दर्द को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते। इसी प्रकार से मैंने कहा श्रेया घोषाल की आवाज में बड़ी मिठास है, तो कितनी मिठास है हम सिर्फ इसका क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति कोई ब्यूटी जो आपके सामने है, सौंदर्य, उसको भी आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसके पास कितनी ईमानदारी है। अपन ये नहीं कह सकता कि साहब मेरा कोई मित्र है उसके पास 2-4 रुपये या 5 किलो ईमानदारी है, क्योंकि ईमानदारी को सिर्फ महसूस किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार अपन ने नाउन के यहाँ क्लासिफाई किए हैं। एक हो गया कॉन्क्रीट, दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब विजिबल होता है, जिसमें चीजें दिखाई देती है, जिसमें चीजों का अपना आकार होता है, जिनका बाहरी स्वरूप पॉसिबल होता है। और जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको सिर्फ महसूस किया जाता है, इनका कोई आकार नहीं होता, आप इनको छू नहीं सकते, आप इनको देख नहीं सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो नाउन है, इस नाउन को इंग्लिश लैंग्वेज में 5 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 5 इसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो मैं लिखता हूं नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नेम, यानी नाम के आधार पर नाउन, नाम के आधार पर नाउन। या इसमें एक चीज और जोड़ दें अपन, कैटेगरीज ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नेम, नाम के आधार पर नाउन के प्रकार। तो देखिए प्रमुख रूप से नाउन को इंग्लिश लैंग्वेज में 5 भागों में डिवाइड किया है। यदि हम इसमें 1 नंबर पर बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी प्रॉपर नाउन। सबसे पहले क्या आती है? प्रॉपर नाउन। आप यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप लिख लें, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब आप इसको डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते समय हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम। तो अपन कह सकते हैं ए पर्टिकुलर नेम, ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यानी किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का कोई पर्टिकुलर यूनिक नाम होता है। ऐसा नाम जो नाम उसकी आइडेंटिटी है, ऐसा नाम जो नाम उसकी पहचान है, जिस नाम से उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है, वह पर्टिकुलर जो नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम, मैंने लिखा अनीता, मैंने लिखा जयपुर, मैंने लिखा होंडा सिटी। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। जैसे राम किसी व्यक्ति का या किसी लड़के का अपना पर्टिकुलर नाम है, उस नाम से उसको जाना जाता है, उस नाम से उसकी पहचान है। इसी प्रकार से अनीता कोई लड़की है जिसका पर्टिकुलर नाम है और उस पर्टिकुलर नाम से उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसी प्रकार से जयपुर शहर का नाम है, सिटी का नाम है और इस सिटी को इस जयपुर के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ देखिए होंडा सिटी, ये एक कार का नाम है और कारों में किसी कार का पर्टिकुलर नाम है। तो मैं यहाँ इन एग्जाम्पल से ये बताना चाहता हूं कि प्रॉपर नाउन में नाम आता है, लेकिन नाम यूनिक आता है, पर्टिकुलर नाम होता है उस वस्तु विशेष, उस वस्तु का, स्थान का या फिर व्यक्ति का। जैसे देखिए
यहां राम कोई लड़का है, लेकिन किसी लड़के में किसी लड़के का पर्टिकुलर नाम है। यहां देखिए अनीता कोई लड़की है, लेकिन ये लड़कियों में किसी लड़की का पर्टिकुलर नाम है। यहां देखिए जयपुर एक शहर है, लेकिन ये शहरों में किसी पर्टिकुलर शहर का नाम है। और इसी प्रकार से यह होंडा सिटी एक कार का नाम है, जो कारों में किसी पर्टिकुलर कार का नाम है। इसके बाद में नंबर 2 पे आती है हमारी कॉमन नाउन। नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो हमारे पास आती है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो नोट कर लें, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और इसको यदि डिफाइन करें तो अपन ये लिख सकते हैं ए जनरल नेम। क्या लिख सकते हैं? ए जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग। यहां देखिए एक सामान्य नाम होता है, जनरल नाम होता है जो किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए और स्थान के लिए होता है। मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लिखें, मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा सिटी, मैंने लिखा चेयर। 3 एग्जाम्पल अपन ने लिखे। जब जनरल नेम की बात आई तो बॉय, बॉय का मतलब लड़का, इसका मतलब कोई भी लड़का हो सकता है। ये किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम नहीं है, जैसे कि राम कोई पर्टिकुलर लड़का है या बॉय कोई भी लड़का है। इसी प्रकार से सिटी शहर, तो ये कोई पर्टिकुलर शहर नहीं है, कोई सा भी शहर हो सकता है। और इसी प्रकार से चेयर यानी कुर्सियों में कोई सी भी कुर्सी हो सकती है। कहने का मतलब ये कॉमन नाम है जो सभी लड़कों के लिए यूज किया जा सकता है, सभी शहरों के लिए यूज किया जा सकता है, सभी चेयर्स के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो नाउन होती है वो होती है मटीरियल नाउन। MATERIAL, मटीरियल नाउन। देखिए स्टूडेंट्स, मटीरियल नाउन होती क्या है? मटीरियल नाउन को अपन यदि डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस, कोई पदार्थ का नाम। या इसके साथ में अपन जोड़ सकते हैं मेटल, किसी धातु का नाम। तो मटीरियल नाउन जो होती है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखी जाती है, और आपकी कॉमन नाउन जो होती है वो हमेशा काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखी जाती है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो यह कह सकता हूं कि कॉमन नाउन जो बनती है वो मटीरियल नाउन से ही बनती है। किससे बनती है? मटीरियल नाउन से ही बनती है। इसके यदि एग्जाम्पल्स अपन देखें यहां आगे, तो मैंने लिखा वुड, मैंने लिखा गोल्ड, मैंने लिखा आयरन, अपन लिख सकते हैं सिल्वर, अपन लिख सकते हैं मिल्क। ये सारे के सारे वो नाम हैं जिनको आप मटीरियल नाउन में रखते हैं। और मटीरियल नाउन में रखा ही इसलिए जाता है क्योंकि इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ये काउंटेबल नहीं है। और अभी मैंने आपको बताया कि मटीरियल नाउन से ही कॉमन नाउन बनती है। जैसे मेरे पास है वुड, वुड से मैंने बना ली चेयर, तो वुड अनकाउंटेबल है, लेकिन जब इससे मैंने चेयर बना ली तो चेयर काउंटेबल नाउन हो गई। तो एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मटीरियल नाउन है, इस मटीरियल नाउन से ही हमारी ये कॉमन नाउन बनती है। मटीरियल नाउन से ही क्या बनती है? कॉमन नाउन बनती है। और इसको हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद में नंबर 4 पे देखिए कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 पर अपन बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मटीरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसको कहा जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नोट कर लें।
इसके बाद आते हैं अपन कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। मतलब इसको डिफाइन करते समय अपन लिख सकते हैं नेम ऑफ ए ग्रुप, नेम ऑफ ए ग्रुप। ये किसी समूह का नाम होती है, ये किसी समूह का नाम होती है। और अपन इसके एग्जाम्पल्स यदि देखें तो देखिए, मैंने लिखा फैमिली। फैमिली क्या है? परिवार के सदस्यों का ग्रुप है। इसी प्रकार से मैंने लिखा गैंग। गैंग क्या है? वैसे तो जैसे अपन कह सकते हैं कि गैंग ऑफ रॉबर्स, चोरों का एक दल, एक गिरोह। तो जिसमें बहुत सारे रॉबर्स होते हैं, उनके गिरोह को गैंग कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने लिखा क्लास। क्लास क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, समान कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स बैठकर एक साथ एक कक्ष में पढ़ते हैं, उनको अपन क्लास के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनका अपन इसमें नामकरण कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है। हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करते समय ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि इसको सिर्फ फेल्ट किया जाता है, यानी कि मैं इसको डिफाइन करते समय लिख सकता हूं फेल्ट ओनली। कहने का मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ फील किया जाता है, फेल्ट किया जाता है, और इसको मापा नहीं जा सकता, इसको तोला नहीं जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन समस्त नाउन्स को रखा जाता है जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है, जिनका कोई आकार नहीं होता, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, जिनकी बाहरी आकृति या आकार पॉसिबल नहीं होता। तो वो सारी की सारी जो नाउन्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। हमने ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए मेलोडी, मेलोडी, स्वीटनेस, स्वीटनेस, लव और ऑनेस्टी। ये ऐसे सारे वर्ड्स हैं जिनको आप जब बोलते हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि इनका अपना कोई आकार नहीं होता, अपना कोई स्वरूप नहीं होता, इनको सिर्फ महसूस किया जाता है, इनको सिर्फ महसूस किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने नाउन का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नाम के आधार पर अपन ने नाउन का क्लासिफिकेशन किया। और हमारे पास एक बार यदि अपन उस लेक्चर को रिपीट करें तो क्या है, देखिए नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन को दो कैटेगरी में बांटकर अपन पढ़ रहे हैं। पहली कैटेगरी है कॉन्क्रीट नाउन, जो विजिबल होती है, जिसका अपना आकार होता है, स्वरूप होता है, जिसकी बाहरी आकृति और आकार पॉसिबल होता है। दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सिर्फ वो नाउन है जिसको फेल्ट ओनली, महसूस किया जाता है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, इसको आप छू नहीं सकते, ये विजिबल नहीं होती। फिर हमने नाम के आधार पर नाउन को 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। नाम के आधार पर नाउन 5 होती है। पहली होती है आपकी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जो जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पर्टिकुलर नाम आता है, जैसे राम, अनीता, जयपुर, होंडा सिटी एटसेट्रा। नंबर 2 में हमने देखा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होती है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा एक कॉमन नाम होता है, एक जनरल नाम होता है व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का, जो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी स्थान के लिए या किसी भी वस्तु के लिए यूज की जाती है। इसके बाद हमने देखा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और मटीरियल नाउन जो होता है, इसको डिफाइन करते समय अपन कह सकते हैं कि नेम ऑफ सब्सटेंस और मेटल, किसी धातु या पदार्थ का नाम। और देखिए मटीरियल नाउन जो होती है वो हमेशा अनकाउंटेबल होती है, जबकि आपकी कॉमन नाउन जो होती है वो काउंटेबल नाउन होती है।
इसके बाद में 4 नंबर पर हमारे पास आई कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और इसमें जो नाम आते हैं वो आते हैं नेम ऑफ ग्रुप, यानी सदस्य जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके ग्रुप का नाम आता है। जैसे फैमिली, परिवार के सदस्यों का नाम है गैंग, कोई दल है, गिरोह है, लोगों का क्लास, विद्यार्थी जो होते हैं उनकी समान कैटेगरी के विद्यार्थियों का समूह है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कलेक्टिव नाउन जो है वो हमारी कॉमन नाउन का ही समूह होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हमारी कॉमन नाउन का जो ग्रुप होता है उसी को हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। इसके बाद लास्ट में अपन ने देखा 5 नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उसको फेल्ट ओनली लिखा है मैंने, यानी कि इसको सिर्फ महसूस किया जाता है, इसका अपना कोई आकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, इसका बाहरी आकार पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि मेलोडी, स्वीटनेस, लव, ऑनेस्टी, पेन एटसेट्रा, ये सारे के सारी चीजें इसमें आती है। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने नाउन का क्लासिफिकेशन तो कर लिया, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो क्वेश्चन 3 डिफरेंट कैटेगरीज पर पूछा जाता है। वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी होती है? चलो आओ अपन इस पर बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाउन से संबंधित क्वेश्चन 3 प्रमुख कैटेगरी से पूछे जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है नाउन की, जो नंबर, जिसमें नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब पहली वो कैटेगरी होती है नाउन एंड इट्स नंबर, यानी नाउन को लेकर नंबर के आधार पर नंबर बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है नाउन दैट इज बेस्ड ऑन कैस, यानी कि नाउन का कारक से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं, नाउन से कारक से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो कारक होते हैं वो टोटल 5 होते हैं, वैसे हिंदी भाषा में ये कारक 8 होते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन की कैटेगरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है वो होती है आपकी नाउन से जेंडर बेस्ड क्वेश्चन, यानी नाउन एंड इट्स जेंडर। तो देखिए, इसको मैंने नाम दिया है नाउन समरी, या समरी ऑफ नाउन भी अपन कह सकते हैं। तो अपन एक प्रकार से देखें नाउन समरी। और नाउन समरी पे बात करते हुए देखिए, सबसे पहले मैंने यहां लिखा नाउन, और इस नाउन को हमने 3 प्रमुख कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है उस कैटेगरी को अपन ने नाम दिया नाउन एंड इट्स नंबर। नाउन एंड इट्स नंबर। और नाउन एंड इट्स नंबर को जब अपन पढ़ेंगे तो देखिए, इसके 2 पार्ट होते हैं। अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा हमारा सिंगुलर, एक होगा हमारा सिंगुलर नंबर, और दूसरा होगा प्लूरल। दूसरा होगा प्लूरल। सिंगुलर को हिंदी में एकवचन कहते हैं, प्लूरल जो होता है उसको बहुवचन कहते हैं। इसके बाद में दूसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है नाउन एंड इट्स कैस, यानी नाउन और इसके कारक। तो तीसरा जो पार्ट होता है वो नाउन को कारक से लेकर होता है, और ये जो नाउन को कारक से लेकर जो पार्ट होता है इसको प्रमुख रूप से अपन 5 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए, पहला जो पार्ट होता है, पहला जो कारक होता है उस कारक को कहते हैं अपन नॉमिनेटिव कैस। ये होता है आपका नॉमिनेटिव कैस। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नोट कर लें, इसको कर्ता कारक कहते हैं। और देखिए,
ये कर्ता कारक होता है, इसलिए आप इसको सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। आप इसको सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ये कर्ता कारक होता है। दूसरा जो कारक होता है आपका वो होता है एक्यूजेटिव केस। उसे हम कहते हैं ACCUSSATIVE, एक्यूजेटिव केस। ये जो एक्यूजेटिव केस होता है इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नोट कर ले, कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक होता है इसलिए इसको अपन ऑब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा जो कारक होता है इसमें वो होता है आपका जिनिटिव केस। जिनिटिव जो केस होता है उसको हिंदी में कहते हैं अपन संबंध कारक। ये रिलेशन को रिलेट करता है, रिलेशन को रिलेट करता है, इसलिए आप इसे संबंध कारक कहते हैं या इसको पॉजिटिव केस के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव केस भी आप इसे कह सकते हैं। चार नंबर पे जो हमारा कारक आता है उस कारक को अपन कहते हैं डेटिव केस। 4 नंबर पे जो कारक आता है उस कारक को कहते हैं अपन डेटिव केस। और डेटिव केस जो होता है उसको अपन कहते हैं संप्रदान कारक। तो ये आपका 4 नंबर पर जो कारक हो जाएगा उससे कहेंगे अपन डेटिव केस। इसको संप्रदान कारक कहते हैं। और 5 नंबर पे जो मैंने कारक रखा है उसका नाम होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को संबोधन कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कई बार विभक्ति याद करते समय हमने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन है रे अरे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में 5 कारक होते हैं। पहला होता है आपका नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है आपका एक्यूजेटिव केस, तीसरा होता है आपका जिनिटिव केस, चौथा होता है आपका डेटिव केस और 5वां होता है आपका वोकेटिव केस। इसके बाद में फिर अपन 3 नंबर पर चले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं आपके नाउन एंड इट्स जेंडर। यानी नाउन से जेंडर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेंडर पर आधारित क्वेश्चन नाउन से पूछे जाते हैं। और देखिए जब जेंडर की बात करता हूं तो मैं यहां इस जेंडर को 4-5 भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ाता हूं। सबसे पहला जो हमारा जेंडर होता है वो होता है आपका मैस्कुलिन, MASCULINE, मैस्कुलिन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। पुरुष जाति के लिए आता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पर यदि हम बात करें तो नंबर 2 पे हमारा जो जेंडर होता है उसको कहते हैं फेमिनिन। फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग। और ये महिला जो जाति होती है उस जाति के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो हमारा जेंडर है उसको अपन कहते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जो होता है उसको नपुंसकलिंग कहते हैं। और ये निर्जीव जो श्रेणी है, निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनके लिए यूज किया जाता है। नंबर 4 पर मैं आपको लिख सकता हूं कॉमन जेंडर। इसमें अपन कॉमन जेंडर का प्रयोग करते हैं। और नंबर 5 लास्ट में यदि अपन बात करें तो एक जेंडर अपन और लिख सकते हैं, उसको कहते हैं ड्यूल जेंडर। ड्यूल जेंडर जो होता है वो होता है
जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए यूज होता है। देखिए, मैस्कुलिन जो है वो पुरुष के लिए होता है, जैसे मैंने यहां नाम लिखा आनंद, तो आनंद एक पुरुष है। इसी प्रकार से फेमिनिन में मैंने लिखा रंजना, तो ये किसी महिला या लड़की का नाम है। इसी प्रकार से न्यूटर जेंडर में मैंने लिख दिया चेयर। कहने का मतलब न्यूटर जेंडर उन वस्तुओं के लिए है जो निर्जीव है, जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। कॉमन जेंडर में मैंने लिखा बर्ड, और देखिए एक नाम लिखा मैंने बेबी। तो बर्ड कॉमन जेंडर है, और यहां बेबी जो है वो भी कॉमन जेंडर है, लड़के के लिए भी आता है, लड़की के लिए भी आता है। ड्यूल जेंडर में जैसे मैंने लिखा टीचर, और दूसरा मैंने लिखा डॉक्टर, और भी आप लिख सकते हैं मैनेजर। तो ये सारे ड्यूल जेंडर है। टीचर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, मैनेजर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। अब ये जो हमारे जेंडर्स हैं, इन जेंडर्स के लिए प्रोनाउंस का भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, मैस्कुलिन जो प्रोनाउन होता है उसके लिए हमेशा ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो फेमिनिन जेंडर होता है उसके लिए अपन सी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। न्यूटर जेंडर जो होता है, जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करता, तो उनके लिए अपन इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यह आपका कॉमन जेंडर है। इस कॉमन जेंडर में अपन ही का भी प्रयोग करते हैं, सी का भी प्रयोग करते हैं, और इट का भी प्रयोग करते हैं। यहां भी इट का प्रयोग करते हैं, यहां पर भी इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों इट में अंतर है। यहां इट का प्रयोग अपन ने कुर्सी के लिए किया, निर्जीव वस्तु के लिए किया। यहां इट का प्रयोग अपन ने बर्ड के लिए किया। और देखिए, बेबी के अंदर यदि आपको जेंडर पता है तो आप ही का यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि लड़की है तो आप सी का यूज कर सकते हैं। लेकिन बेबी में भी यदि आपका जेंडर अननोन है तो ऐसे में अपन इट का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों इट में फर्क इतना ही है कि इस इट का प्रयोग न्यूटर यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करता, और ये उन सजीव प्राणियों के लिए किया जाता है जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। यहां ड्यूल जेंडर जो होता है इसमें आप ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हमारे जेंडर है मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब अपन ने नाउन की समरी देखी तो नाउन समरी के ऊपर जो अपन बात कर रहे हैं उसमें मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन जिस सीरियलिटी में मैंने आपको इसको लिखवाया है उसी सीरियलिटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नाउन एंड इट्स नंबर पर आधारित होते हैं, नाउन एंड इट्स नंबर से संबंधित होते हैं, यानी नाउन के नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दूसरे नंबर पर, कहने का मतलब इसके बाद यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो नाउन एंड इट्स केस से पूछे जाते हैं। और नाउन एंड इट्स केस में भी मैं आपको बता दूं कि ये जीनिटिव केस जिसमें एपोस्ट्रोफी वगैरह अपन यूज करते हैं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और तीसरी बात, यानी इन दोनों के बाद तीसरा जो नंबर होता है वो होता है नाउन एंड इट्स जेंडर। सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे कम इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें जीनिटिव केस की ज्यादा भूमिका होती है, और सबसे कम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नाउन एंड इट्स जेंडर से पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा सेशन था, ये सेशन सिर्फ नाउन के क्लासिफिकेशन के लिए रहा है। अब अपन जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन में एक एक नाउन को, जो नाउन का अपन ने क्लासिफिकेशन उसके नाम के आधार पर किया है, बेसिस ऑफ नेम के आधार पर किया है, उससे एक एक नाउन को लेकर अपन थोड़ा सा डीपली अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस में किस प्रकार के एरर, किस प्रकार से सिंटैक्स एरर संबंधी क्वेश्चन नाउन से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, thanks a lot for today.
सी यू टुमारो।